हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। तो अ, जैसा कि हमें पता ही है कि हमने एक इस चैनल में आईटीआर की पूरी नॉलेज लेने के लिए कि व्हाट इज आईटीआर एंड हाउ वी आर फाइलिंग द आईटीआर, हमें क्या डिडक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन भरता है, सैलरी कितने होने पर कितनी आईटीआर या कितना टैक्स देना चाहिए, जीरो टैक्स या जीरो इनकम होने पे भी क्या हमें नील आईटीआर भरनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद, ये जो हमने 15 डेज का चैलेंज एक तरीके से लिए, वो कवर होने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। एंड माई मोटिव इज टू एजुकेट यू, नॉट एग्जैक्टली एज एजुकेटर बट टू इन्फॉर्म यू कि एक्चुअल में आपको अपने पैसों का पता रहे कि हमें किस हिसाब से टैक्स भरना चाहिए, गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस लेकर के आ रही है, उन सब चीज़ों की एक तरीके से आइडिया आपके पास होना चाहिए। उसके लिए ही मैं ये एक तरीके से कोशिश आप समझ सकते हैं। तो इस मैं ऑलरेडी हमारे टैक्सेबल स्लैब्स हैं वो सब कुछ बता चुकी हूँ, क्या डिडक्शंस हैं वो आपको मैं बता चुकी हूँ। इस तीसरी वीडियो में, जो थर्ड वीडियो मेरी चल रही है, उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज आईटीआर वन फॉर्म, वो होता किस लिए है। ठीक है, यहाँ पे ना आईटीआर के जो है ना 4 फॉर्म्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारे कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम आईटीआर वन करेंगे। आईटीआर वन जो होते हैं वो सैलरीड पीपल के लिए होता है। ठीक है, प्योरली जिनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आ रही है, वेदर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर और फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, उनको आईटीआर वन फाइल करना होता है। मतलब जिसके जिनके पास सिर्फ यही सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अगर कोई अदर सोर्सेज है, छोटे मोटे से इंटरेस्ट वगैरह ये सब चीजें, तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बट प्योरली आपकी अगर सैलरीड इनकम है तो आपको आईटीआर वन ही फाइल करना होता है। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। टीयर वन सहज जो फॉर्म है उसको कौन यूज कर सकता है, किसको भरना चाहिए, ये हम इसमें समझते हैं। जो भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इनकम 50 लाख है, वो भर सकते हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम द सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, मतलब सैलरी पेंशन तो मेन है ही है, साथ में अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है या अदर सोर्स ऑफ इनकम है, लाइक इंटरेस्ट एंड ऑल, मतलब अगर मैंने वही बताया ना कि जो आपकी दूसरी अदर सोर्सेज है वो इंटरेस्ट वगैरह इन छोटी चीजों में से है, और मेन सोर्स आपकी सैलरी पेंशन है। पर आप एक ही घर आपकी एज ए प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, तो आपके लिए कौन सी आईटीआर होगी? आईटीआर वन आपके लिए है। ठीक है, नहीं फाइल कर सकते हैं अगर आपके जो कैपिटल गेन्स हैं, मतलब जो शेयर्स वगैरह के जो होते हैं, स्टॉक्स वगैरह के होते हैं, वो जनरली कैपिटल गेन्स में कंसिडर होते हैं। तो अगर कोई भी आपका शेयर्स या किसी और तरीके से आपका कैपिटल गेन है तो आपके लिए आईटीआर वन नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस प्रोफेशन आप या तो फ्रीलांसिंग वगैरह ये सब चीजें कर रहे हैं तो भी आईटीआर वन आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 50,000 5,000 से ज्यादा है, सॉरी 5,000 से ज्यादा है, तो भी आपके लिए आईटीआर वन नहीं है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के या आपने अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो भी आईटीआर वन नहीं है। इट इज प्योरली फॉर द सैलरी पर्सन। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं। आपको फाइल करते वक्त क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो होने चाहिए? फॉर्म 16 फ्रॉम द एम्प्लॉयर। हर जहाँ भी बंदे काम करते हैं, जो भी, मतलब वेदर इट्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर और फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, तो जो हमारे अगर प्राइवेट एम्प्लॉयर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, दोनों ही एम्प्लॉयर एक फॉर्म 16 देते हैं। फॉर्म 16 में एक तरीके से डिटेल्स होती हैं कि क्या क्या सैलरीज थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर पर्सन ने, उस इंडिविजुअल ने कमाई है, और उसमें कितना टैक्स जो है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स कट करके दिया है। सारी डिटेल्स हमारी फॉर्म 16 से हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होनी चाहिए कि जिससे हम एक तरीके से पता कर पाए कि हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर दैट कंसर्न फाइनेंशियल ईयर कितना टैक्स जो है पे आउट किया है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सेकेंड होता है हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट डिटेल्स किस लिए होती है? इसके 2 तरीके होते हैं, तो 2 चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत आती है। बैंक अकाउंट डिटेल्स इसलिए ज़रूरत होती है कि भैया अगर अभी कोई इंटरेस्ट इनकम है, जो कि हमने भी फर्स्ट स्लाइड में पता किया था कि हमारी अदर सोर्स ऑफ इनकम में इंटरेस्ट भी होती है। तो अगर आपको बैंक के इंटरेस्ट वगैरह, तो भी आपके वो चीज़ आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स से जो है ऑलरेडी वो आपके पोर्टल में कैप्चर हो जाएगी। इफ यू
विद फीड आईएफएससी नंबर एंड अकाउंट नंबर करेक्टली देयर, ठीक है? तो एक तो इससे हो जाएगा। साथ में अगर कोई रिफंड का केस बनता है, ठीक है? या कुछ भी डिसमेंट का केस होता है, तो वो आपका किस में आएगा? इसी कंसर्न बैंक अकाउंट में आएगा, जो भी आप उस पोर्टल में डालने वाले हो। तो आपके पास एक फॉर्म 16 अभी तक और बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या आ जाती है? फॉर्म 26 एएस एंड एआईएस। ये क्या होता है? 26 एएस एंड एआईएस, ये एक तरीके से गवर्नमेंट की आप समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट होती है, जिसमें गवर्नमेंट आपको बताती है कि उनके पास कितना डेटा जो है वो कैप्चर हुआ हुआ है। और ये जो डेटा होता है, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन से या मैं बोलूँ सिर्फ आपके एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं होता है, ये आपका पूरा जितने भी आपकी इनकम है, वेदर फ्रॉम द सैलरी और फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, कुछ भी है, वो सब कुछ चीज़ एक तरीके से मैं बोलूँ पूरा अ, अगर मैं आपको बिल्कुल ऐसे वर्ड्स बताऊँ, तो काइंड ऑफ कुंडली एक तरीके से निकाल के दे देती है, कि गवर्नमेंट ने जितना आपको ट्रैक किया कि आपकी इनकम कितनी किस किस जगह से आपकी इनकम हुई है, कितना टीडीएस या कटा है, कहाँ-कहाँ से टीडीएस कटा है, क्या-क्या है, जितना भी ट्रैक ऑफ द इनकम होती है फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, वो सब आपका फॉर्म 26 एएएस में और एआईएस में पता चल जाता है, और ये हमें इनकम टैक्स पोर्टल से ही मिलता है, ठीक है? उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? बट इस वीडियो में मैं ये चीज नहीं बताई, बट आपको समझ आ जाएगा कि ये फॉर्म होता क्या है, ठीक है? तीसरी चीज हो गई रेंट रसीद। रेंट रसीद क्यों? क्योंकि जनरली आपके कुछ खर्चे वगैरह हैं, तो क्या मेजर के खर्चा होता है कि भैया आपका रेंट रिसीट होता है, ठीक है? तो आपको एचआरए अगर क्लेम करना होता है डिडक्शंस के लिए, अगर आप ओल्ड रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको रेंट रिसीट की ज़रूरत है। और जो मैंने डिडक्शंस की वीडियो में आपको बताए थे, ओल्ड डिडक्शंस पे अगर आपको ओल्ड रिटर्न के थ्रू फाइल करनी है अपनी आईटीआर, तो उसके लिए जितने भी डिडक्शंस आपने लेने हैं, उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि नाउ डेज़ डॉक्यूमेंट्स की जो नंबर जो डॉक्यूमेंट नंबर्स हैं दैट आर नेसेसरी व्हाइल रिसीविंग द क्लेम। मतलब आपको अगर क्लेम रिसीव करने हैं डिडक्शंस के, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नंबर होने चाहिए, ठीक है? ये आपको डॉक्यूमेंट जो है वो बता देगा कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरी है। ये आपको सब कुछ अपने पास से हैंडी रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द आईटीआर। उसके बाद मैंने एक तरीके से ना पूरा रिकॉर्ड कर रखा है वीडियो की, मैंने एक तरीके से ट्यूटोरियल की मैंने किस तरीके से वेबसाइट ओपन करी है, एंड देन किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है एक एग्जांपल के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है। ये वाली जो वीडियो ये मेरी नहीं है इसमें, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है कि भैया आपने पहले फाइनेंशियल इनकम टैक्स रिटर्न के में गए आप, ठीक है? वहाँ पे आपने पोर्टल खोला, वहाँ पे आपने असेसमेंट ईयर जो है करंट ईयर सिलेक्ट किया, मोड आपने यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्ट करना है, ठीक है? और उसके बाद अपने कंटिन्यू करेंगे, उसमें भी फिर हमारे पास 3 तरीके की मैं बोलूँगी कैटेगरीज़ आ जाती हैं कि आप किस तरीके से प्रोसीड करना चाहते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड अदर्स। अभी हम जो है आईटीआर 1 देख रहे हैं, वो हम इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग इट फर्दर। तो हम वैसे प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अब वो यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपको कौन-सा आईटीआर फॉर्म भरना है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे इंटीमेट करना चाहती हूँ कि अभी तक आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के ही फॉर्म जो हैं वो लॉन्च हुए हैं अभी, और बाकी सारे अभी तक आए भी नहीं हैं पोर्टल में। तो उन सब के को अभी वेट करना पड़ेगा, बट अभी के लिए इस वीडियो के लिए हमारे पास आईटीआर 1 का है, तो हम आईटीआर 1 को अभी कंसिडर करते हैं। तो आप देख सकते हैं आईटीआर 1 में यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं, जो रेजिडेंट हैं, वो कर सकते हैं, और उनके यहाँ पे पूरी वही जो चीज़ मैं आपको कंसिडर कर चुकी हूँ कि भैया 50 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, ठीक है? आईटीआर 4 जो है वो एचयूएफ एंड अदर फर्म्स जो हैं उनके लिए होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आईटीआर 1 जब आप फाइल करोगे कोई भी या आप कोई भी फॉर्म जो सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद ना एक ऐसा सा पॉपअप आएगा। ये पॉपअप आपको ये एक तरीके से आपको बताता है कि बाय डिफ़ॉल्ट दे आर कंसीडरिंग दैट यू आर गोइंग टू फाइल योर आईटीआर थ्रू न्यू टैक्स रिटर्न। वो वो एक तरीके से प्रमोट करते हैं कि ये सारे के सारे जो भी टैक्स पेयर्स हैं वो न्यू टैक्स रिटर्न से ही पेमेंट करे आईटीआर की, अपने अपने रिटर्न की पेमेंट जो है वो
न्यू टैक्स रिजाइम से करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये रखते हैं। अगर किसी को ओल्ड टैक्स रिजाइम से करना है तो वो अपना जो सिलेक्शन है उसको चेंज कर सकता है। बट अभी इस वीडियो के लिए मैं आपको एकदम पूरा सिंपल प्रोसेस बता रही हूँ, तो मैं अभी न्यू टैक्स रिजाइम के साथ ही प्रोसीड कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये हमारा एक स्टेप आता है, वो उनसे पूछते हैं कि आप अभी जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं या जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? क्या आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो एक्सेम्पशन लिमिट से एक्सीड है करती है या आप निल आईटीआर भरना चाहते हैं? मतलब ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, तो हम अभी जो सिलेक्शन ले रहे हैं, जनरली आपको यही लेना चाहिए, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट, ठीक है? ये आप ऐसे कर देंगे तो उसके बाद ना एक पूरी समरी आ जाएगी, प्री फिल्ड रिटर्न आ जाएगी, जो कि इन्होंने ट्रैक किया होता है हर एक इंडिविजुअल का कि कितना कितना सैलरी है, कितनी कितनी इनकम जो है इनके सामने आई हुई है। तो वो सारी एक तरीके से ना वो डिटेल्स आपके पास ओपन हो जाएंगी, पर्सनल डिटेल से लेकर के आपकी सैलरी वगैरह सब कुछ तक, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह एवरीथिंग दे वुड बी रिकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ भी उसमें एडिट करते हैं तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी है, स्टेप बाय स्टेप हम वो चीज़ भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। आधार कार्ड हो गया, नाम हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, ये सब चीज़ें हम आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, अगर आपको इसमें चेंज करना हो कर सकते हो। फोन नंबर हो गए, डिटेल्स हो गई, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे वो सिलेक्ट एक ऑप्शन आता है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसी है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, कौन सी है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, अगर किसी की प्राइवेट सेक्टर है तो वो यहाँ पे अदर पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक ऊपर जो था वो स्टेप ये था कि ये इसके बाद फाइलिंग सेक्शन आता है, जब भी आप बिफोर ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको यही सिलेक्ट करना है, और ये बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड ही होता है 139, ठीक है। इसके बाद ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स अपनी देखनी है, कि बैंक डिटेल्स में आपका बैंक कौन सा यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है, क्योंकि जो सा भी बैंक आप यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे, उसी बैंक में अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वो रिफंड जो है ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर द रिफंड और ये सब सेलेक्ट कर देना है। कंफर्म करेंगे, फर्दर आपकी सारी इनकम सब कुछ इसमें आ जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पे कि सारी नेट सैलरी डिडक्शन सब कुछ ये आ गई। ये किसी का मेरे पास आया था आईटीआर भरने का, तो मैं उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो इस पर्सन की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ नील भरा हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट इसका है, इंटरेस्ट ऑन बोर कैपिटल भी कुछ नहीं है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पे 20,000 है, उसकी भी पूरी फुल ऑन डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ पे इनका जो था वो इंटरेस्ट जो था वो बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट था। वो सब चीजें करने के बाद, हाँ, अगर हमें कुछ एडिट करना है तो एडिट करो, एल्स यू कैन गो अहेड विद द कंफर्म। तो आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि आपकी इनकम तो इतनी है, डिडक्शन कोई अगर है तो आप उसमें यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे आपको पता ही है कि न्यू रिजर्व में ज़्यादा डिडक्शन कुछ होते ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ जो डिडक्शन है वो एक तो यही है कि भाई अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसमें अगर आपको कोई पेंशन स्कीम के कुछ मिलती है जो कि एम्प्लॉयर की साइड से मिलती है, तो वो आप डिडक्ट करवा सकते हैं, वो आपकी तरह से एज अ डिडक्शन काउंट हो सकती है, एल्स नहीं है तो यहाँ पे कोई और फर्दर डिडक्शन है नहीं। वो भी आपको दिखा देती हूँ इसमें कैसे है, देखो जो भी होगी यहाँ पे अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और आपके आप कितने उसके लिए एलिजिबल है अपने डिडक्शन क्लेम करने के लिए, वो डालकर यहाँ पे सेव करके आगे कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी टोटल डिडक्शन डिडक्शन, बट इस केस में कुछ था नहीं कि ये पर्सन जो था वो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता था। तो आप देख सकते हो इनकम यहाँ पर इसकी आ गई कि 8,42,570 की उसकी कुछ इनकम है पूरे उसके फाइनेंशियल ईयर में। डिडक्शंस उसकी कुछ है नहीं, ठीक है। टैक्स पेड उसने अभी तक जो फाइनेंशियल ईयर में उसने टैक्स जो था वो 31,525 ऑलरेडी दे चुका है, और उसकी जो लाइबिलिटीज अगर वो बनती है तो वो 35,627 बनती है, तो जो रेस्ट अमाउंट होगा दैट वुड बी पेएबल।
यहाँ पर वो पूरी डिटेल्स आ जाएँगी कि टीडीएस वगैरह जो भी किस-किस थ्रू ये टीडीएस पूरा कैलकुलेट किया गया है और कहते हैं रिसीव किया गया है गवर्नमेंट से, तो ये सारी डिटेल्स आ जाएँगी कंफर्मेशन देने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इसमें हमारी वीडियो में समझ आ गई थी। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद पेमेंट करना है एंड दैट्स ऑल। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या टिप्स एंड जो मिस्टेक्स हैं, मतलब टिप्स टिप्स क्या हो लेनी हमें ध्यान रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग, एंड मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो सब चीज़ें, कि हमें हमेशा पहले हमें पता है कि हमारी कितनी इनकम है या कितनी सैलरी है, सब कुछ हमें पता है। स्टिल वी नीड टू वेरीफाई विथ फॉर्म 26 AS एंड AIS, क्योंकि आपको बहुत बार ऐसे होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका और कहाँ-कहाँ पे टीडीएस कट चुका है, या आप अदर इनकम जो है उसको मिस मिस आउट कर देते हैं, तो उसकी वजह से ना ऑब्जर्वेशंस आ जाती है। अगर ऑब्जर्वेशंस आती है तो फिर नोटिस वगैरह आते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दैट केसेस बाय चेकिंग योर फिगर्स विद फॉर्म 26 AS एंड AIS। ठीक है? अपनी हमेशा जो भी सैलरी है उसको फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर की साइड से मिलता है उसको चेक करना होता है। ठीक है? क्योंकि फॉर्म 16 में बहुत से ऐसे होते हैं बोनसेस वगैरह, या हम बोल सकते हैं फर्दर हमें जो वेरिएबल पे वगैरह मिलता है, जो कि हमने शायद पे स्लिप्स में और अपने बैंक अकाउंट्स में उसको कंसिडर नहीं किया होता। तो वो सब चीज़ें भी आपको एक बारी चेक कर लेनी चाहिए फॉर्म 16 के साथ। ठीक है? डोंट स्किप the declaring interest income from the saving accounts and FDs। अब हर कोई इंसान जो है वो जनरली अगर वो अपने अकाउंट जो है जिसमें इसका इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है उसको दिखाते ही नहीं है, बैंक बैंक डिटेल्स वहाँ पे दिखाते नहीं है, वहाँ दिखाते नहीं है, तो आपको आपका इंटरेस्ट इनकम जो है वो पोर्टल में रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। और अगर ऑब्जर्वेशन आ गए तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू ना। तो इसलिए आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि अगर जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है, ठीक है, अगर वो बहुत बड़ा आ रहा है तो भैया दिखा के बता लो ना, बहुत सारी डिडक्शन बताई तो है उसके लिए। ठीक है, सीधा सीधा काम करके अपना टैक्स बचा लो, क्यों टेढ़े मेढ़े काम करने हैं। हाँ, डबल चेक द बैंक डिटेल्स फॉर द रिफंड। रिफंड के टाइम पे अपने बैंक डिटेल्स देख लो, क्योंकि अगर बैंक डिटेल्स गलत होंगे तो रिफंड आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू ई वेरीफाई विद इन 30 days ऑफ सबमिशन। जब भी आप सबमिशन कर लेते हो उसके बाद वेरिफिकेशन आप अपनी करवाई ले। ठीक है, इसके बाद आपने फाइलिंग कर दिया, सब कुछ हो गया काम खत्म। उसके बाद आपको क्या-क्या चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए? आपको भैया आईटीआर की जो भी एक्नॉलेजमेंट होती है, आईटीआर 5 करके ये होता है एक, ठीक है? उसको आपको डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिए, कि जिससे एक तरीके से जब भी कुछ अगर भगवान ना करे नोटिस वगैरह हो जाता है या कुछ भी होता है, सो दैट इज़ द ओनली डॉक्यूमेंट जिसको आप अपना शोकेस करके अपना जो भी केस है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, ट्रैक द रिफंड स्टेटस फ्रॉम द इनकम टैक्स पोर्टल, और अगर आपको कोई रिफंड स्टेटस बनता है तो उसको आप चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल में जा करके। ठीक है, आपके पास प्रूफ होने चाहिए डिडक्शंस के, क्योंकि कभी भी कुछ भी आए तो आपके पास प्रूफ होंगे, सो दैट इज द ओनली एविडेंस एंड दैट इज द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू इन दैट केस। ठीक है, और फॉर्म 16 जो है 6 साल तक कम से कम आप रखना चाहिए। ठीक है, respond promptly to any notices and updates via email and SMS। नोटिस वगैरह कुछ आया है तो भैया उसको इमिडिएटली जवाब दे दो, या उसको ऐसे अनआंसर्ड मत छोड़ो। एल्स अगर आप अनआंसर्ड छोड़ते हो तो उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि पेनल्टी बढ़ती जाएगी भाई। ठीक है, तो फाइल द रिवाइज्ड रिटर्न इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक लेटर। और ऐसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कुछ गलती दिखती भी है, कुछ आपको दिखती भी है, तो आप उसकी रिवाइज रिटर्न भर दो बस। ठीक है, बट कोशिश करो बिफोर डेडलाइन। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ चीज़ें अच्छे समझ आई होगी। इफ अगर स्टिल आपके नहीं उसमें कुछ डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है गूगल फॉर्म का, उसमें अपनी क्वेरीज जो भी आपके डाउट्स कंसर्न सब कुछ है वहाँ पे फिल कर सकते हैं, एंड देन डेफिनेटली मैं विद इन 24 आवर्स में आपको उसमें रिप्लाई करूँगी। So thanks for watching. Keep supporting. Keep learning.